तोहरिन के बड़ी मन हले कि अगर हम कोनो खोरठा में कविता कहानी या नाटक पढ़ाओ हिये तो ओकरा हम खोरठे में समझिए। तो तोहरिन के मन आज हम पूरा करे जाही। ई एक नाटक लागे और नाटक के नाम है चाभी काठी आ जकर लिखवैया थे श्रीनिवास पानुरे जी। तोहरिन के एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछल जा है कि चाभी काठी के रचवैया के हथ या चाभी काठी नाटक के लिखवैया के हथ। तो एकर जवाब होवे के चाही श्रीनिवास पानुरी जी। श्रीनिवास पानुरी जी खोरठा के भीष्म पितामह कहल जाथिन और अकरे जन्म दिवस के अवसर पे खोरठा दिवस भी मनावल जा है। एकर जन्म जे भेल हले वो भेल हले 25 दिसंबर 1920 ईस्वी के और यही 25 दिसंबर के लेकर के हमने खोरठा दिवस भी मनाओ ही। नाटक पढ़े से पहले तोहनी ई समझा कि नाटक के मतलब हो की है। नाटक के मतलब हो है नकल करना। नकल करना जैसे तोहनी देखले हबे गांव घर में पहले नाटक होले। कोनो ऐसा पर्व त्यौहार अगर होले तो पहले ओकरा में नाटक होले। कोई राम के रोल निभाल के, कोई लक्ष्मण बन गए, कोई सीता बन गए। तो ऐसा तोहनी नाटक देखले होबे। तो नाटक का हमनी राम बन जालिए का तोहनी लक्ष्मण बन जाल है ना। राम लक्ष्मण कोई न बनल, बस ओकर हमनी एक नकल करो लिए है ना। तो वही नाटक मतलब की हो है नकल करना। ठीक, तो ये चीज के तोहनी आज रखबे। कुछ चीज़ों को हम लोग हिंदी के माध्यम से कुछ पॉइंट को देखेंगे। जो ये कहानी आधारित है वो इस पे आधारित है कि कोई दूसरा व्यक्ति जो यहाँ का व्यक्ति है भी नहीं, इस क्षेत्र का व्यक्ति है भी नहीं, दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति है और वो व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आकर के अपना रुतबा दिखाता है। सारा चीज मेरा ही है, जमीन जायदाद मेरा ही है, वो स्थान मेरा ही है, लेकिन हम उस पर काबू प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कहीं दूसरे क्षेत्र का आया हुआ व्यक्ति उस क्षेत्र पे काबू, मेरा क्षेत्र पे काबू प्राप्त कर लेता है और वहाँ अपना सत्ता स्थापित कर लेता है, अपना रुतबा वहाँ जमा लेता है और हम ही को नौकर बना करके रखता है। ये कहानी में यही दर्शाया गया है। आप इस कहानी को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आप समझेंगे। इस कहानी में टोटल दृश्यों की संख्या 20 है। दृश्यों की संख्या 20 है। कैसे? आप अगर स्कूल में पढ़े होंगे तो वहाँ आप एक प्रोग्राम होता है, एक वर्ष में एक बार प्रोग्राम होता है। उसमें से आप देखे होंगे कि ये पहला दृश्य दिखाया गया तो दूसरा दृश्य दिखाया गया, तीसरा दृश्य दिखाया गया, चौथा दृश्य दिखाया गया, चौथा दृश्य दिखाया गया, पांचवा दृश्य दिखाया गया। ऐसे आपने देखा होगा दृश्य, एक दृश्य, दो दृश्य, तीन दृश्य, ऐसे करके ऐसे आपको नाटक वहाँ स्कूल के प्रोग्राम में भी दिखाए जाते हैं। कभी कभी चौथा दृश्य दिखाया जाता है या पांचवा दृश्य दिखाया जाता है, बीच में फिर एक गाना घुसा दिया जाता है, फिर गाना के बाद छठा दृश्य दिखाया जाता है। तो आपने ये समझ गया कि कौन दृश्य की बात करता है। तो नाटक ठीक इसी प्रकार से, ये नाटक में टोटल 20 दृश्य हैं और ये एकांकी नाटक है। एकांकी नाटक क्या होता है? एकांकी नाटक यही होता है कि ये एकांकी में, ये नाटक में एक या दो विषयों के आधार पे ही ये नाटक बनाया गया होगा। ठीक है, इस नाटक में सिर्फ एक या दो विषयों के बारे में ही बात किया गया होगा, उसी को हम लोग कहते हैं एकांकी नाटक। ठीक है, और ये एकांकी नाटक ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है ना, छोटा होता है। तो ये दो मूल पॉइंट आप याद रखेंगे। ये जो नाटक शब्द जो बना है वो नाट धातु शब्द से बना है। ठीक, तो आपने समझ लिया दृश्य क्या होता है, एकांकी नाटक क्या होता है, नाटक का मतलब क्या होता है, नकल करना। आप इस चीज को समझें। चाभी काठी, चाभी काठी जो आपके सिलेबस के अनुसार किताब पढ़नी है, उनके संपादक हैं गिरधारी गोस्वामी जी हैं और जिनका प्रकाशन हुआ है वो हुआ है 2006 ईस्वी में और ये 21वां
जब श्री पानुरी जी का 21वां पुण्यतिथि मनाया जाता था उस समय इनका प्रकाशन हुआ है। और पुण्यतिथि कब मनाया जाएगा? इनका मृत्यु हुआ था 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को। तो अगर फुल डेट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7 अक्टूबर 2006 का इसका प्रकाशन हुआ था। इनके जो लेखक हैं वो श्रीनिवास पानुरी जी हैं और इनका जो प्रकाशन जो किए हैं, इनके जो प्रकाशक हैं वो है बालीडी खोरठा कमेटी बोकारो। ठीक, ये कहानी में इतना सबन लोगन पात्र हथिन। अकर में पात्र की जो संख्या है वो टोटल 19 है। 19 में जैनी जात कितना हथिन? तो उसमें ओकर में जैनी जात जे हथी वो 4 गो हथिन, 5 गो। एक है सोहागी, एक है समरी, एक है चुटरी माँ, एक है दमती, एक है कर्मी। तो टोटल 5 गो जैनी जात एकर में पात्र हथी। बाकी अकर में टोटल पात्र की जो संख्या है वो 19 है, जैनी जात मिला के और मर्द जात मिला करके टोटल 19 पात्र है। एकर में तोहनी पहले कहानी के समझा, ओकर बाद कौन कौन ऐसा पात्र है जब क्रमवार तरीके से आप लोग या पंक्तिबद्ध तरीके से एक बार अब आपको ये चीज़ें बताई जाएगी। पहले आप यहाँ कॉन्सेप्ट को समझें, इस कहानी के मूल सार को समझें, उसके बाद पंक्तिबद्ध तरीके से आप इस कहानी को आपको बता दिए जाएंगे। ये कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। ऐसे थोड़ी सी आप और बेसिक जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपके झारखंड में 6 प्रकार की खोरठा बोली जाती है। हालांकि ये व्याकरण की बातें हैं, 6 प्रकार की खोरठा बोली जाती है। आपके राज्य में टोटल 9 जिले में खोरठा बोली जाती है और खोरठा का आपके राज्य में द्वितीय स्थान है। क्या है? द्वितीय स्थान है। और आपके राज्य में टोटल 9 भाषा भी बोली जाती है। ठीक है, मैंने क्या कहा? खोरठा के 6 प्रकार हैं। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, सिखरिया खोरठा, देसावली खोरठा, रामगढ़िया खोरठा, देवघरिया खोरठा। ये सारे जो खोरठा हैं ये खोरठा के टाइप हैं, प्रकार हैं। ये खोरठा 9 जिला में बोला जाता है। आपके राज्य में टोटल 24 जिला हैं, उसमें से 9 जिला खोरठा बोला जाता है। और ये खोरठा का आपके राज्य में द्वितीय स्थान दिया गया है। ठीक, और आपके राज्य में 9 भाषा भी बोली जाती है। जैसे कुछ हो गए आपके जनजातीय भाषा, संथाली, मुंडारी, ये सारे भाषा और आपके कुछ क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा मिला करके आपके राज्य में टोटल 9 भाषा बोली जाती है। अब ये कहानी की हम लोग बात कर लेते हैं। आइए हम लोग इस नाटक की घटना को समझते हैं। इस नाटक में जो प्रमुख भूमिका के रूप में है उनका नाम है शंभू। जैसे आप शिक्षित बेरोजगार हैं, ठीक उसी प्रकार से इस नाटक के जो प्रमुख भूमिका के रूप में शंभू है वो भी शिक्षित बेरोजगार है। बीए पास लड़का है, लेकिन इसको अभी तक कहीं नौकरी नहीं लगी हुई है। ये अपने आप में बड़ा चिंता रहता है इनके ऊपर, क्योंकि इनकी घर की स्थिति ठीक नहीं होती है। ये अपने आप में सोचता है कि ये बेरोजगारी एक ऐसी चीज़ है, गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो जवान लोगों को भी बूढ़ा बना देती है। क्योंकि आप भले ही जवान रहेंगे, आपके जेब में अगर पैसा नहीं रहेगा तो आप बूढ़ों के जैसा सोचते रहेंगे। फिर ये सोचता है कि अच्छे व्यक्ति को ये भीख मंगवाने पे मजबूर कर देती है, ऐसी होती है गरीबी। फिर ये फाइनल निष्कर्ष पे ये पहुँचते हैं कि सांप का विष उतर जाएगा, लेकिन कभी गरीबी का विष नहीं उतरेगा। ठीक, ये सारी चीज़ों का ये चिंतन करते हैं शंभू। तो फिर शंभू की माँ का नाम होता है सोहागी। सोहागी कहती है कि आए रे बेटा, कोनो काम धाम करते हैं, घर के स्थिति तनी ठीक होते हैं। एतना लोग कोलवरी में, बोकारो में, झरिया में काम करो हथी, तोर खातिर कौनो काम न खैरे। कौन कहता है? कौन कहती है? तो ये सोहागी कहती है। सोहागी कौन रहती है? तो शंभू की माँ रहती है। तो सोहागी कहती है कि अरे बेटा, घर के स्थिति ठीक न है, कोनो काम धाम करते हैं, तोरा पढ़लिए लिखलिए रे,
जमीन जगह बेच करके तोरा पढ़लिए लिखलिए, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पूर्वजों की संपत्ति थी जमीन जायदाद के रूप में, वो भी बेच करके तुमको हम पढ़ाएं और तुम ऐसे ही बेरोजगार हो, तो कैसे क्या होगा। तो फिर ये शंभू कहता है कि का कहियोगे माय, कहाँ कोनो नौकरी मिलो है, जब तक नौकरी ना मिलो तब तक हम की करियो। तो इनकी माँ पहले ही बता दी थी कि कम से कम जाओ बोकारो जाओ, झरिया जाओ, वो कोल फील्ड क्षेत्रों में जाओ, कहीं ना कहीं लाखों लोग वहाँ काम करो हथिन, तो तोरो एगो कोनो काम मिल जितो, कोनो भैया कोनो दादा तोरा पे अगर दयालु देखेतो तो तोरो काम मिल जितो। शंभू इस बात को सुनता है और ये चल जाता है धनबाद शहर। धनबाद शहर चल जाता है। अब ये चल जाता है, इनके पास पैसे नहीं होते हैं। जब इनके पास पैसे नहीं होते हैं, रात का समय हो जाता है, ये दिन भर बंदा कुछ नहीं खाता है। अब रात का समय होगा तो पुलिस भी परेशान करना स्टार्ट कर देती है। जो पेट्रोलिंग वाला पुलिस होता है परेशान ना करेगा, तो ये जो पुलिस है वो परेशान करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इससे भी बड़ा परेशानी इसके पास ये था कि ये भूखे था, इनका पेट ऐसे ही जलन दे रहा था। तो वहाँ एक व्यक्ति को रात में देखता है और वह उसके पास चला जाता है, जो रहता है दुकानदार और जिनका नाम रहता है राधो। एक शहरी युवक होता है, एक दुकानदार भी होता है, ये होता है राधो। राधो के पास ये जाता है और कहता है कि मेरा एक सवाल है। तो फिर ये राधो जवाब देता है कि तुम्हारा क्या सवाल है। शंभू से कहता है राधो कि तुम्हारा क्या सवाल है, इतने हट्ठे कट्ठे दिखते हो और ये अब तुम्हारा क्या सवाल है, सवाल पूछने में शर्म नहीं आता है। तो शंभू जवाब देता है कि बाबू मतलब साहेब, पहले शर्म आती थी लेकिन अब शर्म नहीं आती है। देखियो, मजबूरी एक ऐसी चीज़ है जहाँ शर्म आनी भी चाहिए, वहाँ से शर्म को हटा देती है। मजबूरी में कहते हैं ना लोग कि गधा को भी बाप कहना पड़ता है, ऐसे एक कहावत है गोरठा में। तो यही कहता है राधो कि तेरा हट्ठा कट्ठा इतना शरीर है, अब तेरा क्या प्रश्न है बताओ। तो ये जो कहता है शंभू कि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, भूख लगा हुआ है। शंभू के पास एक अंतिम पूंजी के रूप में कलम बचता है और ये सोचता है कि हम इस कलम को बेच दें और अपना भूख मिटा दें। लेकिन फिर ये शंभू सोचता है नहीं, हम इसी कलम से बीए पास किए हैं, यही मेरे पास अंतिम पूंजी के रूप में है और हम इस कलम को कैसे बेच दें। नहीं, हम इस कलम को नहीं बेचेंगे। तो फिर ये राधो के पास जाता है और कहता है कि हमें भूख लगा है। तो ये कहता है, राधो जवाब देता है कि क्या जी, लगते हो इधर के ही हो। तो ये कहता है कि हाँ, हम ये इधर के ही हैं। ये जो राधो रहता है वो झारखंडी नहीं होता है, एक गैर झारखंडी होता है। तो ये शंभू कहता है कि हाँ, हम इधर के ही हैं। तो ये राधो कहता है कि तुम लोग के अंदर यही प्रॉब्लम रहता है, जब तक तुम्हारे घर में अनाज रहेगा तब तक तुम लोग कोई काम नहीं करते हो, आलसी रहते हो, कोरिया मतलब आलसीपन करते हो, और जब अनाज तेरे घर में ख़त्म हो जाएगा तब तुम लोग काम करना स्टार्ट करते हो, काम की तलाश करना स्टार्ट करते हो। ये कौन करता है? कहता है ये राधो कहता है। फिर राधो कहता है ठीक है, ये मेरा एक गठरी है, मेरा सामान है, धनबाद स्टेशन तक पहुंचा दो तो तुम्हें हम 4 पैसे देंगे, 4 अन्ना देंगे। ठीक। तो फिर ये शंभू कहता है आप 4 अन्ना दीजिएगा तो आप हमें पहले ही दे दीजिए ताकि हम कुछ खा लें, उसके बाद हम आपका सामान स्टेशन तक पहुंचा देंगे। फिर राधो कहता है अगर तुम 4 पैसा लेकर के भाग गए हो तो, ये कहता है कि अगर तुम पैसा लेकर के भाग गए हो तो
यही वार्तालाप को सुन रहा था रतिराम। रतिराम भी एक शहरी युवक होता है। रतिराम भी एक शहरी युवक होता है और ये दोनों के बीच जो बहस हो रहा था और इस बहस को रतिराम सुन लेता है। और जब शंभू के पैकेट में कलम देखता है तो रतिराम जी कहते हैं कि क्या जी, लगता है पढ़े लिखे हो। तो ये शंभू कहता है, हाँ बाबू, हम बीए तक पढ़े हुए हैं। तो इस चीज को सुन करके रतिराम जी शंभू को 200 रुपया देता है और कहता है, ये 200 रुपया तुम अपने घर भेज दो और तुम चलो मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ाना, और जब तक तुम्हारी खाने पीने की बंदोबस्त नहीं हम करवा देते हैं तब तक तुम होटल में ही खाना, हम होटल वालों को बोल दिए हैं। ये रतिराम जी अपने स्कूल ले जाते हैं। रतिराम जी का स्कूल रहता है। ये पहले बेचारे 200 रुपया दिए भी और ये अपना स्कूल भी ले गए क्योंकि शंभू वहाँ पढ़ाता। जब रतिराम के स्कूल में ये रहने लगे, एक दिन सम्मेलन था, कोई ऐसा सम्मेलन था। इस सम्मेलन में शंभू को भी रतिराम जी लेकर के चले गए। अब शंभू वहाँ अपनी गरीबी पे इतना भयानक भाषण दिया, इतना अच्छा दोहा सुनाया कि सब लोग प्रभावित हो गए। और जब सब लोगन प्रभावित हो गए थे तो फिर शंभू जब उस सम्मेलन से रतिराम से मिलल, ओकर बाद कहलकै कि हम अब आपके यहाँ नहीं रहेंगे, हम घर जाएंगे। तो रतिराम जी कहते हैं, क्यों? आपके जैसा टीचर हम पा करके धन्य हो गए थे, हमें पता भी नहीं था कि तेरे अंदर इतनी ज्ञान है, तुम इतना भयंकर दोहा बोलते हो, तुम इतना भयंकर भाषण देते हो, तुम यहाँ छोड़ करके क्यों जा रहे हो शंभू? तो ये कहता है कि अब हम गांव में ही समाज सेवा करेंगे। गांव में जो लोग पीड़ित हैं, जो गरीबी से पीड़ित हैं, या तो जिनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है और जिनके ऊपर लोग, हमारे गांव के कुछ ऐसे लोग हैं जो शोषण करते हैं, वो सारे शोषण से हम गांव जा कर के लोगों को मुक्त करेंगे। फिर रतिराम जी परमिशन दे देते हैं और कहते हैं, जैसी आपकी मर्जी आप जाइए। फिर ये घर आता है शंभू और कहता है अपनी माँ से कि माँ, अब हम कोनो नौकरी नहीं करबो, हम कोई नौकरी नहीं करबो, अब हम गाँव में रहबो और गाँव के सेवा करबो, हम समाज सेवा करबो माँ। ये कहता है शंभू। फिर उसकी माँ कहती है कि जैसन तोर इच्छा, जैसन तोर मन बेटा तू कर। तो ये इसके गांव में एक व्यक्ति था जिनका नाम था कालूराम। कालूराम बड़ा निर्दयी व्यक्ति था, 2 नंबर का काम करता था, लोगों को सूद पे पैसा देता था, और जब वो एक बार किसी को पैसा दे दिया, उसको फिर कालूराम को कितनों लोग पैसा दे देता था। ये हमेशा उस व्यक्ति पर भी चढ़ल रहता था कि पैसा नहीं दिया है। इनका एक अपने मुंशी रहता था, इसका अपने बॉडीगार्ड रहता था, और जब बॉडीगार्ड रहता था, मुंशी रहता था, कोई इसे अगर मान लिया जाए 200 रुपया लिया, फिर इसको 200 रिटर्न कर दिया, तो कहाँ से सूद मूर डबल जोड़ता था। इसका मुंशी लिखता था चढ़ा बढ़ा करके। तो अगर एक बार इससे कोई कर्जा लिया तो वो कर्जा कभी चुकता ही नहीं होता था। उसके दादा परदादा लिए हैं तो अभी तक चुकता नहीं हुआ है। तो ये 2 नंबर का काम करता था, लोगों का शोषण भी करता था। अगर कोई इसे पैसा नहीं दे पाता था तो लोगों को ये धमकाता भी था, डराता भी था कि तेरी घर की हम संपत्ति लेकर के आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें करता था। कुल मिला के ये लोगों का शोषण करता था। ये 2 नंबर के काम से इसका बेटा जिनका नाम था रोहन, ये ना खुश था कि मेरे पिताजी ऐसे क्यों करते हैं, लोगों का शोषण क्यों करते हैं। ये अपने बाप के कामों से खुश नहीं था। इस चीज को देखते हुए शंभू गांव वाले को जमा करता है। लगभग ये सारे गांव वाले के सारे व्यक्ति के साथ इनका ऐसा ही व्यवहार था। लोगों को शोषण करने की इनकी क्रिया थी, काम थी।
तो इस चीज को देख करके शंभू सबको एक साथ बुलाता है और इसका उपाय करने के लिए, इसे सुधारने के लिए एक आयोजन बनाता है और फिर सभी लोग इसके ऊपर डट के खड़े हो जाते हैं और इसे जवाब मांगने लगते हैं और उल्टा आंख से आंख मिला करके लगभग सारे लोग इनसे बात करने लगते हैं। पहले कालूराम से लोग डरते थे, लेकिन जब शंभू आया, एक पढ़ा लिखा इंसान, तो सबको साहस मिल गई और ये शोषण के खिलाफ था तो कालूराम के भी खिलाफ था, तो लोगों को साहस मिल गई। अब लोग इसके खिलाफ बोलने लगे। अब कालूराम को भी समझ आ गया कि ये शंभू जब आया है तो मेरा ये पोल खोल रहा है। गांव वालों में इतनी ताकत कैसे हो गई कि मेरे सामने जो खड़ा नहीं होता था वो हमसे आज डट करके बात कर रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या था? शंभू ही लोगों को प्रभावित किया था। शंभू ही लोगों को प्रभावित किया था। तो ये कालूराम को धीरे धीरे अब ये सबक गांव वाले लोग सिखाने लगे। फिर ऐसा महसूस हुआ कालूराम को कि ये एक बार जो कालूराम था इस गांव में आज अपना रुतबा दिखा रहा था। ये कालूराम कहीं दूसरे जगह से आया हुआ था और उस समय गरीबी की अवस्था में आया हुआ था। जब ये गरीबी की अवस्था में आया हुआ था उस समय इसी गांव वाले लोग इन्हें रहने के लिए दिए थे, खाने के लिए दिए थे। और ये एक ग्वाला के घर में, आदो के घर में गाय भैंस वगैरह चराता था, तो वहाँ से उनको पैसा मिल जाता था। धान मेंजता था, मतलब धान जो मेंजना होता है वो मेंजता था, तो इनको वहाँ से पैसा मिल जाता था। तो वही पैसे को ये सूद पे लगा देता था और धीरे धीरे वही पैसे की बढ़ोतरी हो गई। तो ये सारी चीज़ें इनका उम्र बीतने के साथ साथ और ये गाँव वाले लोग इस पे प्रेशर जैसे ही डाल रहे थे, वैसे अब इनका होश धीरे धीरे आता है कि जिन गाँव वालों के ऊपर हम शोषण कर रहे हैं वही गांव वालों एक दिन मुझे बचाए थे, मुझे रखे थे। हम कितना बड़ा पाप कर दिए कि जो मुझे बचाया उसी पर हम शोषण कर रहे हैं। तो मेरा ये पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अब कालूराम कहता है शंभू से कि शंभू, हम तो बहुत बड़ा पाप कर दिए हैं, अब हम काशी चले जाएंगे, क्योंकि अगर मेरा पाप का प्रायश्चित होगा तो वही होगा और जो मेरी पूरी की पूरी धन संपत्ति है ये गांवों में बंटवा दूँ। शंभू कहता है आप ऐसा नहीं करें, आप ऐसा मत कीजिए, आप यहीं रहिए लेकिन आराम से रहिए, ऐसे लोगों का शोषण मत कीजिए। इस प्रकार से फिर गांव वाले लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि मेन कारण था यहाँ कालूराम यहाँ मेन कारण था जो लोगों पे दबदबा बनाए रहता था। ये एक हो गया आपकी पूरी ये कहानी। ठीक, ये आपकी क्या हो गई पूरी कहानी, और जिससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ बात ऐसी आती है कि ये कहानी में कुछ ऐसे दृश्य और भी थे, बीच बीच में ऐसे दृश्य और भी थे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने स्कूल का कोई प्रोग्राम देखा है तो आपको मान लिया जाए 4 दृश्य दिखा दिया गया, तो बीच में आपके लिए कोई गाना डाल दिया जाता है, फिर ये छठा दृश्य इस गाना के बाद दिखाया जाता है। तो ये कहानी तो इस प्रकार से एक लय में पढ़ेंगे तो आप इसी प्रकार से पढ़ेंगे, लेकिन बीच में जो स्कूल में गाना घुसाया जाता है उसी जगह पे यहाँ एक और दृश्य यहाँ घुसाया गया था, जो था एक बाबा और एक नाती के बीच का वार्तालाप। और ये बाबा और नाती के बीच का वार्तालाप कोई दूसरा वार्तालाप नहीं होता है। ये जो आपका कालूराम कैसे एक गांव में आया था, मैंने आपको बताया कि कैसे एक गांव में आया था गरीबी की अवस्था में, और धीरे धीरे ये आदो के यहाँ जानवर चरा करके थोड़ा पैसा प्राप्त करके वही पैसा सूद पे लगाया और धीरे धीरे ये बड़ा आदमी बन गया। यही कहानी बाबा नाती से सुनाते हैं और कहते हैं कि आजकल के छुआ हमनिन के कुछू ना बुझोहत। ये बाबा कहते हैं कि आजकल के छुआ हमनिन के कुछू ना बुझोहत, हमनिन के ऐसे ही
चूल पाक गले, चूल पाक गले मतलब बाल पक गया। हम नाती तुम लोग को एक कहानी सुनाते हैं। एक गरीब व्यक्ति था और वो गरीब व्यक्ति कोई और नहीं, ये कालू राम था। उस समय ये गरीबी अवस्था में आया था। यही गांव वाले लोग इन्हें पहनने के लिए कपड़ा दिए थे, खाने के लिए दिए थे। फिर ये यादव के घर में ये जानवर को चराने लगा, धीरे धीरे वहाँ से पैसा प्राप्त किया। उसके बाद ये वही पैसा को सूद पे लगाता गया और आज इतना बड़ा ये आदमी बन गया और लोगों को शोषण करने लगा है। ठीक है, तो ये कहानी चलने के बीच में ये सारे जो आपके दृश्य आ गए हैं वो बीच में है। मैंने दृश्य बीच में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये कहानी की लय टूट जाती। एक दृश्य और है, यहाँ पति और पत्नी का दृश्य है। पति का नाम होता है, यहाँ आप देखेंगे, मोती, जिसे हम लोग चुटरा बाप कहते हैं, और एक होता है चुटरी माँ। तो चुटरा और चुटरी उनके बेटा बेटी का नाम होगा। तो एक पति पत्नी का भी वार्तालाप बीच में मिलता है। और यही कहता है पत्नी और पति के बीच आपस में नोकझोंक होता है। इनकी गवर्नमेंट जॉब होती है पति की, तो कहता है, और इनका ट्रांसफर होना होता है पटना। तो यही कहता है पति पत्नी से कि आप हमको चुटरा बाप नहीं कहिएगा। लोग हमको सभी के सभी ऑफिस में हम साहेब बन गए हैं, तो हमको लोग सभी ऑफिस में साहेब कहते हैं, लेकिन तुम हमें चुटरा बाप कहती हो। पटना अगर हम जाएंगे तो तुम भी वहाँ हमको चुटरा बाप कहेगी, तो वहाँ का माहौल कैसा होगा या नहीं होगा। फिर लोग हमें चिढ़ाएंगे, लोग हमें देहाती समझेंगे। तो आप अपना रहन सहन संभालिए। आप भी थोड़ा सा मैडम से जैसा बनिए। ये कौन कहता है? चुटरा बाप कहता है कि आप भी थोड़ा मैडम जैसा बनिए, हाई हील का सैंडल पहनिए, मेकअप वगैरह करिए, लिपस्टिक वगैरह लगाइए। तो ये इनकी पत्नी कहती है लिपस्टिक? कौन लिपस्टिक? वो आलता। तो आलता पैर में लगाने वाला जो चीज़ होता है, तो ये लिपस्टिक भी नहीं समझती है। तो ये कहते हैं कि इतना पागल कैसे है। तो ये कहती है मेरा साथ खानदान भी ये चीज़ें का प्रयोग नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें आपस की नोकझोंक होती है। जिस समय हम क्रमबद्ध तरीके से, पंक्तिबद्ध तरीके से कहानी को हम पढ़ाएंगे, उस समय ये नाटक को जिस समय हम पढ़ाएंगे उस समय हम सारा चीज़ें बता देंगी। तो यही था मूल कहानी। इसे हमें यही सीख मिलती है कि किसी पे हमें शोषण नहीं करना चाहिए, नहीं तो अति का अंत होता है। अति का अंत किसी ना किसी रूप में जरूर होता है। इस पात्र में इतने लोग हैं। अब आपको ये चीजें समझ आ गया कि शंभू कौन था। एक क्रांतिकारी युवक। क्रांतिकारी युवक क्या है कि कठिन परिस्थितियों में रह करके वो अपने आप को सही साबित करे, समाज की सेवा करे, अपने क्षेत्र की सेवा करे, लोगों को कोई संकट से निकाले। हालांकि शंभू कई लोगों को कई अन्य संकट से भी निकाला है। जिनके जमीन कालू राम के पास थे उनको ये जमीन दिलाया है। जिनको डॉक्टर के पास आने जाने की उचित सुविधा नहीं होती थी, इनको ये डॉक्टर के पास भी किसी के बहू बेटी को भी ले जाता था। तो कहीं ना कहीं ये क्रांतिकारी था ही। सुहागी शंभू की माँ थी राधो, शहरी युवक यही दुकानदार जो कहता है कि तुम लोग मेहनत नहीं करते हो, और जब खाने के लिए जब घट जाता है उसके बाद तुम लोग मेहनत करना स्टार्ट करते हो। या लगता है इसी शहर के हो क्या? रतिराम भी एक शहरी युवक होता है जो स्कूल के लिए ले गया था अपने शिक्षक के तौर पे पढ़ाने के लिए। बाबा जो बच्चों को कहानी सुनाते हैं, कहानी यही सुनाते हैं कि कैसे कालू राम एक गरीब व्यक्ति से अमीर व्यक्ति बना। और नाती इनके कहानी को सुन रहे थे। संतू कालू राम का लठेत, मतलब ये तो बड़ा आदमी बन गया था तो अपना बॉडी गार्ड वगैरह लेके रख ले था। सिंह जी कालू राम का भी लठेत था, ये भी बॉडी गार्ड। श्रीमती एक ग्रामीण थी जिसका शोषण कालू राम किया था। फकीरा कालू राम का मुंशी भी था। यही तो था गांव का बड़ा दबंग व्यक्ति। जादू ग्रामीण व्यक्ति था। मोती और ये पति पत्नी का नाम आपको मैंने बताया, चुटरा माँ चुटरी बाप। खेपाई ग्रामीण था जिसका शोषण कालू राम किया। समरी ग्रामीण था जिसका शोषण
कालूराम किया। दमयंती जो थी एक शिक्षिका थी, एक शिक्षिका थी जो चुटरा बाप को एक सबक सिखाई। सबक ये सिखाई, चुटरी माँ को ये कहते थे कि आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलिए, आई एम मैन। उसके बाद इनका एंट्री होता है दमयंती का और कहता है कि अब आप धीरे धीरे अंग्रेज बनने वाले हैं, अपने क्षेत्र की भाषा आपको समझ नहीं आती है, आपको क्षेत्र की भाषा आपको समझ नहीं आती है। अगर ये अपनी क्षेत्र की भाषा को बोल रही है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है, आप धीरे धीरे अंग्रेजी अपनाने वाले हैं। तो यही एक शिक्षित युक्ति होती है जो चुटरा बाप को सबक सिखाती है। एक है कर्मी जो है दलाल औरत, ये सभी को फंसाती है किनके चंगुल में, तो कालूराम के चंगुल में, कर्मी। तो यही है ये सारे पात्र। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर तोहनी के ये कहानियाँ ना समझ आल होता तो कमेंट में तोहनी जरूर बतेब। और अगर हम पंक्तिबद्ध तरीके से तोहनी के हम पूरी जानकारी के साथ अब तोहनी से सभे के सभे एक से क्वेश्चन बन जीते। लेकिन हाँ, कथन वाला कौन क्वेश्चन तोहनी से ना बनते कि कौन शब्दवा के कहलकै, जितना याद होते तोहनी से बनते। लेकिन हम पंक्तिबद्ध तरीके से एक सिस्टम से तोहनी के हम ऐसा पढ़ाई देवे जे तोहनी से कोनो क्वेश्चन ना छूटते। चलो मिलो ये तोहनी से हम दूसर वीडियो में यह कहानियाँ के आगे बढ़ाते हुए। ऐसे तोहनी के ये छोट सारांश हुए, मूल सारांश हुए, मूल कॉन्सेप्ट हुए कहानी के, तोहनी के अंदाजा ले गेल होते कि ई नाटक में की कहल गेल है। ये नाटक बड़ी पहले के नाटक है। ये नाटक जो लिखल गेल है ये 1986 में नाटक लिखल गेल है। तो जब ये नाटक के किताबें अगर तोहनी पढ़बे तो अकरा में ग्रामर में तोहनी के कुछ अशुद्धि देखे, तो कुछ शब्द में अशुद्धि देखे, तो जैसे जैसे पानुरी जी कहानियाँ के लिखल थी वह डायरेक्ट वही किताबा में छाप देल गेल है, ओकर में कोनो चेंजिंग नखे करल गेल। तो पानुरी जी भी बहुत पढ़ल लिखल आदमी ना हल थी। पान गुंगटी पे काम करे वाला आदमी के अंदर एक साहित्य के जुनून आ गए, जकर चलते वो 10वां पढ़ल लिखल आदमी 1939 में वो 10वां पास कर थी। 1939 में वो 10वां अपने घर गांव से पासे कर थी। और धीरे धीरे वो पहले हिंदी के लेखक हल थी, उसके बाद वो खोरठा में आ गई थी। और बाद धीरे धीरे खोरठा के कविता कहानी वगैरह लिखे लगल थी। तो ये कहानी के मूल सारांश ये है।